नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी आपको सिहराने के साथ एक नया एहसास भी देती है। अगर आप भी डर, रहस्य और रोमांच पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक सच्ची कहानी। ये वो रात थी जब हमें एहसास हुआ कि हमारी दुनिया और एक दूसरी अनदेखी दुनिया के बीच का पर्दा कितना महीन होता है और कभी-कभी अनजाने में ही हम उस पर्दे को पार कर जाते हैं। यह बात कॉलेज के दिनों की है। हमारी फाइनल ईयर की परीक्षाएं अभी-अभी खत्म हुई थीं और हम सब दोस्त उस बोझ से आजाद होकर कहीं घूमना चाहते थे। हम 5 दोस्त थे। मैं, मेरा सबसे जिगरी यार सौरभ, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहने वाली रिया, ग्रुप का सबसे शांत और समझदार लड़का विवेक और हर बात पर अपनी राय रखने वाली तेज तर्रार नैना। बहुत सोचने के बाद हम सब ने मिलकर नैनीताल जाने का प्लान बनाया था। भोपाल की उमस भरी गर्मी से दूर पहाड़ों की ठंडी हवा में कुछ दिन सुकून से बिताने का ख्याल ही हमें रोमांचित कर रहा था। हमने रात की वोल्वो बस की टिकटें ऑनलाइन बुक कर ली थीं। बस रात के 11 बजे बस स्टैंड भोपाल बस अड्डे से निकलनी थी। हम सब ने तय किया था कि रात 9 बजे तक हर हाल में बस अड्डे पर मिल जाएंगे ताकि कोई भाग दौड़ ना हो। मैं अपने घर से करीब 8:30 पर निकला और मेट्रो लेकर बस स्टैंड भोपाल पहुंच गया। उस वक्त रात के 5:15 बजे होंगे। बस अड्डे का माहौल हमेशा की तरह ही था। लोगों की भीड़, कुलियों का शोर, अलग अलग शहरों के नाम पुकारते कंडक्टर और बसों के हॉर्न की आवाजें। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का मिला जुला एहसास था। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 के पास पहुंचकर अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा, जहां से हमारी नैनीताल वाली बस लगनी थी। कुछ ही देर में सौरभ और विवेक भी आ गए। हम तीनों अपनी अपनी पीठ पर लदे भारी बैग्स को नीचे रखकर एक बेंच पर बैठ गए और बातों में लग गए। करीब 20 मिनट बाद रिया और नैना भी हंसती खिलखिलाती हुई वहां आ पहुंची। अब हमारा पूरा ग्रुप एक साथ था। बस के आने में अभी भी लगभग 2 घंटे बाकी थे। हमने सोचा कि इतना लंबा वक्त यहां बैठकर गुजारने से अच्छा है कि कहीं बाहर चलकर कुछ खा पी लिया जाए। यार, बहुत भूख लगी है। नैना ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, चलो कुछ खाते हैं। हाँ, सही कह रही है। रिया ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यहाँ अंदर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। बाहर हाईवे की तरफ चलते हैं, वहां जरूर कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। हम सब इस बात पर राजी हो गए। अपने भारी बैग्स को हमने वहीं प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से सटा कर रख दिया और उनकी रखवाली के लिए एक कुल्ली को आर्स 100 देकर हम 5 बस अड्डे के मुख्य द्वार से बाहर निकल आए। बाहर का नजारा अंदर से बिल्कुल अलग था। हाईवे पर गाड़ियों की तेज रफ्तार, उनकी हेडलाइट्स की चकाचौंध और धूल का गुब्बार। सड़क के किनारे खाने पीने के कई छोटे छोटे ठेले और ढाबे लगे हुए थे, जहां लोग खड़े होकर या प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर खा पी रहे थे। हम भी सड़क के किनारे पैदल चलते हुए किसी अच्छी सी जगह की तलाश करने लगे। तभी हमारी नजर सड़क के उस पार एक ठेले पर पड़ी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बीकानेर फालूदा। रात की रोशनी में वो ठेला जगमगा रहा था। अरे वाह, फालूदा खाते हैं, सौरभ ने बच्चों की तरह उत्साहित होकर कहा। इस गर्मी में ठंडा ठंडा फालूदा खाने का मजा ही कुछ और होगा। हम सबको उसका आइडिया पसंद आया। हम सावधानी से हाईवे पार करके उस ठेले की तरफ बढ़ने लगे। ठेले के पास पहुंचकर हमने देखा कि एक करीब 50 से 55 साल का आदमी बड़ी मेहनत से लोगों के लिए फालूदा बना रहा था। उसके चेहरे पर थकान और मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद अपने काम के प्रति ईमानदारी की चमक। हमने 5 चॉकलेट फालूदा का ऑर्डर दिया। वो आदमी मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। हम सब दोस्त वहीं ठेले के पास खड़े होकर अपनी नैनीताल ट्रिप के बारे में बातें करने लगे कि हम वहां क्या क्या करेंगे, कहां कहां घूमेंगे। हम अपने ही ख्यालों और आने वाली छुट्टियों के उत्साह में इतने डूबे हुए थे कि हमें अपने आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। हमें क्या पता था
कि कुछ ही पलों में हमारी यह सारी खुशियां एक गहरे अनजाने डर में बदलने वाली थीं। ठेले वाला हमारे लिए फालूदा तैयार कर ही रहा था कि तभी एक धीमी और कांपती हुई आवाज हमारे कानों में पड़ी। बाबूजी, हम सब ने पलट कर देखा। हमारे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी उम्र 30 से 35 साल के करीब रही होगी। फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर गरीबी और लाचारी का हर निशान मौजूद था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी उदासी जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसके साथ 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो उसके पल्लू को कसकर पकड़े हुए थे। तीनों की उम्र 5 से 8 साल के बीच रही होगी। उनके चेहरों पर भी वही मासूमियत और भुखमरी का दर्द साफ झलक रहा था। वो तीनों बड़ी हसरत भरी नजरों से उस फालूदे के ठेले को देख रहे थे जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। उस औरत ने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर से बोली, बाबूजी, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। अगर एक एक चॉकलेट फालूदा इन्हें भी खिला देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक पल के लिए हम सब चुप हो गए। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। हमें क्या पता था कि हमारा एक छोटा सा फैसला हमारी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे खौफनाक किस्सा बनने वाला था। वो औरत और उसके वो 3 मासूम बच्चे जो उस रात हमसे सिर्फ एक फालूदा मांग रहे थे। उस रात की भयावहता की वह सिर्फ एक शुरुआत थी। उस औरत की दर्द भरी गुहार सुनकर हम पांचों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। हम शहर में पले बढ़े लड़के लड़कियां थे जिन्होंने गरीबी को अक्सर ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगते बच्चों या अखबारों की खबरों में ही देखा था, लेकिन इस तरह आमने सामने एक माँ की अपनी आंखों में अपने बच्चों के लिए भूख की लाचारी देखना एक बिल्कुल अलग और झकझोर देने वाला अनुभव था। नैना ने सबसे पहले अपनी नाक सिकोड़ी। अर्जुन, छोड़ो भी यार, वह थोड़ा धीरे से बोली ताकि वह औरत सुन न ले। इन लोगों का तो रोज का यही काम होता है। आज तुम खिलाओगे, कल यह फिर किसी और के सामने हाथ फैला देंगे। विवेक भी नैना की बात से सहमत लग रहा था। उसने कहा, नैना ठीक कह रही है, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। चलो अपना फालूदा लेते हैं और वापस चलते हैं। मुझे उन दोनों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने उन बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखें ठेले पर रखे रंग बिरंगे शरबत की बोतलों और रबड़ी के बर्तन पर टिकी हुई थीं। उनकी नजरों में एक ऐसी मासूमियत और हसरत थी जिसे नजरअंदाज करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। सबसे छोटा वाला बच्चा तो अपने मुंह में उंगली डाले बस एक तक फालूदा बनाने वाले के हाथों को देख रहा था। शायद वो अपनी कल्पना में ही उस मीठे ठंडे स्वाद को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। यार, ऐसा मत कहो, मैंने नैना और विवेक से कहा। देखो तो, उनकी हालत, बच्चे हैं और सच में भूखे लग रहे हैं। अगर हम उन्हें एक एक फालूदा खिला देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमारी जेब से 100 से 150 रुपए ही तो जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आएगी वो अनमोल होगी। रिया, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, मेरे समर्थन में आगे आई। हाँ, अर्जुन सही कह रहा है। हम नैनीताल में जाकर हजारों रुपए खर्च कर देंगे। अगर यहाँ कुछ जरूरतमंदों की मदद कर दी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे तो इन बच्चों को देखकर बहुत दया आ रही है। सौरभ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, हमेशा की तरह मेरे साथ था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई तू सही कह रहा है, खिला देते हैं, पुण्य ही मिलेगा। अब ग्रुप में 3 लोग एक तरफ थे और 2 एक तरफ। नैना और विवेक अभी भी थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन हम तीनों के जोर देने पर वे मान गए। मैंने उस औरत की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर खिलाएंगे बच्चों को। यह सुनते ही उस औरत के चेहरे पर एक अविश्वसनीय सी राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। मैंने फालूदा वाले से कहा, चाचा, इन बच्चों के लिए भी 3 चॉकलेट फालूदा बना दीजिए और एक इनकी मां के लिए भी। नहीं बाबूजी, मैं नहीं खाऊंगी, वो औरत झट से बोली। बस मेरे बच्चे खा लें, मेरा पेट तो उसी से भर जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया।
एक माँ की ममता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता था। मैंने जोर देकर कहा, नहीं, आपको भी खाना पड़ेगा। आप भी तो सुबह से इनके साथ ही होंगे। फालूदा वाले चाचा, जो अब तक चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज के जमाने में भी तुम जैसे अच्छे दिल वाले लोग हैं, देखकर अच्छा लगा। यह कहकर वह तेजी से अपने काम में लग गए। कुछ ही मिनटों में हमारे 5 फालूदा के गिलास तैयार थे। उसने हमें गिलास पकड़ाए और हम वहीं पास में लगी प्लास्टिक की स्टूलों पर बैठ गए। फिर उसने उन बच्चों और उनकी मां के लिए 4 और गिलास तैयार किए। से ही उसने वो गिलास उन बच्चों के हाथ में दिए। उनकी आंखों में जो चमक आई, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वे ऐसे टूट पड़े जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। बड़ा वाला लड़का, जिसका नाम शायद गोलू था, एक ही सांस में आधा गिलास खाली कर गया। छोटी वाली लड़की मोलू चम्मच से धीरे धीरे खा रही थी, हर एक निवाले का स्वाद ले रही थी। और सबसे छोटा तोलू तो पूरा मुंह चॉकलेट से सना हुआ था और वह अपनी मां को देखकर मग्न होकर हंस रहा था। उनकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू बेबसी के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। वह बार बार हमें हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रही थी। हम 5 दोस्त चुपचाप बैठे अपना फालूदा खाते हुए उस परिवार को देख रहे थे। नैना और विवेक के चेहरे पर भी अब कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक अनहा सुकून था। शायद दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है, उसे वे भी महसूस कर पा रहे थे। हम अपना फालूदा खा रहे थे, लेकिन मेरी नजर बार बार उन बच्चों पर जा रही थी। उन्होंने अपना फालूदा इतनी जल्दी खत्म कर लिया था कि अब वे खाली गिलास को चम्मच से खुरच रहे थे, शायद थोड़ा सा स्वाद और मिल जाए। और फिर वे बड़ी ललचाई नजरों से हमें खाते हुए देखने लगे। यह देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने सौरभ की तरफ देखा और उसने मेरी आंखों की बात समझ ली। चाचा, मैंने फालूदा वाले को आवाज दी, इन बच्चों के लिए एक एक फालूदा और बना दीजिए। यह सुनकर वह औरत हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं बाबूजी, और नहीं, आपने पहले ही बहुत कर दिया, अब और तकलीफ ना करें। यह तकलीफ नहीं है, मैंने मुस्कुराकर कहा। आज इन बच्चों को जी भरकर खाने दीजिए। इस बार नैना और विवेक ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि विवेक ने अपनी जेब से पर्स निकालकर 500 का नोट फालूदा वाले को देते हुए कहा, चाचा, इन सब का पैसा मेरी तरफ से। फालूदा वाले ने और फालूदा बनाकर बच्चों को दिया। इस बार बच्चों ने और भी मजे से खाया। जब उन सब का पेट भर गया तो उस औरत ने अपने तीनों बच्चों को लाइन में खड़ा किया और उनसे कहा, चलो सब भैया लोगों को थैंक यू बोलो। तीनों बच्चों ने एक साथ अपनी तोतली आवाज में कहा, थैंक यू भैया। यह सुनकर हम सब हंस पड़े। उस पल की मासूमियत और खुशी ने हमारे दिलों को छू लिया था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर, उसने पहले तो लेने से बहुत मना किया, लेकिन मेरे जोर देने पर उसने कांपते हुए हाथों से वह पैसे ले लिए, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। अब तक रात के करीब 10:30 बज चुके थे। हमें बस अड्डे पर वापस भी लौटना था। हमने उस परिवार को अलविदा कहा। अच्छा, अब हम चलते हैं, मैंने उस औरत से कहा। बाबूजी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, उसने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। आप लोगों ने आज जो किया उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम 5 दोस्त एक अजीब से संतोष और खुशी की भावना के साथ वहां से वापस बस अड्डे की ओर चल पड़े। हमने एक भूखे परिवार का पेट भरा था और यह एहसास बहुत सुकून देने वाला था। हम हाईवे के किनारे किनारे चल रहे थे और अपनी जीत पर खुश हो रहे थे कि कैसे हमने नैना और विवेक को भी इस अच्छे काम के लिए मना लिया। सड़क पार करते हुए मैंने आखिरी बार पलटकर उस ठेले की ओर देखा। वो औरत और उसके बच्चे अभी भी वहीं खड़े थे और हमें ही देख रहे थे। मैंने हाथ हिलाया और जवाब में उन बच्चों ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथ हिलाए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। वह खुशी की थी, कृतज्ञता की थी, या किसी गहरे अनकहे राज की, यह मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि वो मुस्कान मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई। हमें क्या पता था कि यह हमारी उनसे आखिरी मुलाकात नहीं थी और अगली बार जब हम उन्हें देखेंगे तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस परिवार को अलविदा कहकर हम 5 दोस्त वापस सड़क के दूसरी तरफ आ गए
और बस अड्डे की ओर बढ़ने लगे। हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून था। नैनीताल की ट्रिप का उत्साह तो था ही, पर अब उसके साथ साथ कुछ अच्छा करने की संतुष्टि भी जुड़ गई थी। देखा मैंने नैना और विवेक को छेड़ते हुए कहा, मैं कह रहा था ना, उन बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर कितना अच्छा लगा। नैना मुस्कुराई, हाँ यार तू सही था, मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। विवेक ने भी हामी भरी। सच में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे काम करके जो खुशी मिलती है वह बड़ी बड़ी पार्टियों में भी नहीं मिलती। हम इसी तरह हंसी झाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बस अड्डा अब यहां से बस 2-3 मिनट की दूरी पर था। हाईवे पर ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ट्रक और गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थीं। रात गहरा रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। मैं अपनी ही धुन में चल रहा था जब अचानक मुझे अपने कंधे पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन मेरे आसपास तो मेरे दोस्त ही थे। मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड बाद मेरे कानों में एक बहुत ही धीमी सरसराने वाली आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, शुक्रिया। आवाज इतनी हल्की और दूर से आती हुई लगी कि मुझे लगा शायद हवा की आवाज होगी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? नहीं तो, सौरभ ने कहा। क्या सुना तूने? पता नहीं यार, लगा जैसे किसी ने कुछ कहा। मैंने जवाब दिया, तेरे कान बज रहे हैं? रिया ने हंसते हुए कहा, चल जल्दी, बस छूट जाएगी। मैं भी मुस्कुरा दिया और उनके साथ आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर करने लगी थी। वो ठंडक, वो आवाज, कुछ तो था जो अजीब था। मैंने एक बार फिर पलटकर उस फालूदा वाले के ठेले की तरफ देखने की कोशिश की। वो अब भी वहीं था और वह परिवार भी शायद उसके पास ही खड़ा था। हालांकि इस दूरी से सब कुछ धुंधला दिख रहा था। हम बस अड्डे के गेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। हम सड़क के किनारे से हटकर फुटपाथ पर आ गए थे। मैं आखिरी बार उस ठेले की तरफ देखने के लिए मुड़ा ही था कि तभी एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज आई। वह आवाज किसी बम के फटने जैसी थी। एक पल के लिए तो हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। आवाज के साथ ही टायरों के घिसने की एक दिल दहला देने वाली चीख भी गूंजी थी। हम सब जहां थे वहीं पत्थर के बुत बन गए। हमारे कदम जमीन में गड़ गए थे। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। वो आवाज उसी दिशा से आई थी जहां वो फालूदे का ठेला था। एक भयानक अनिष्ट की आशंका ने मेरे पूरे शरीर में सेंध दौड़ा दी। यह क्या था? नैना ने कांपती हुई आवाज में पूछा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम सब ने एक साथ पलटकर हाईवे की उस तरफ देखा और जो मंजर हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। जिस जगह पर कुछ मिनट पहले वो बीकानेर फालूदा का जगमगाता हुआ ठेला खड़ा था, वहां अब तबाही का मंजर था। एक बड़ा सा ट्रक जिसकी हेडलाइट्स अभी भी जल ही थीं, फुटपाथ पर चढ़ा हुआ था। ठेला चकनाचूर हो चुका था। उसके रंग बिरंगे शरबत की बोतलें, कांच के गिलास, रबड़ी और फालूदा सब कुछ सड़क पर बिखरा पड़ा था। कांच के टुकड़े ट्रक की रोशनी में चमक रहे थे और उस मलबे के बीच, उस बिखरे हुए फालूदे और खून के बीच 4-5 शरीर बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। उनके क्षत विक्षत अंग, फटे हुए कपड़े। वो दृश्य इतना भयानक था कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। वो फालूदा वाला चाचा, वो लाचार औरत और वो 3 मासूम बच्चे, गोलू मोलू तोलू नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे कानों में एक तेज सीटी बजने लगी। मेरे दोस्तों की चीखें मुझे सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। मैं सुन्न हो गया था। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि जिन लोगों से हम कुछ मिनट पहले हंस बोल रहे थे, जिनके साथ हमने खुशियां बांटी थीं, वह अब इस भयानक हालत में सड़क पर पड़े हैं। वो नशे में धुत ट्रक ड्राइवर, जिसने शायद गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया था, कुछ पल रुका, फिर उसने ट्रक को तेजी से रिवर्स किया और उसे वापस हाईवे पर लाकर अंधेरे में गायब हो गया। किसी ने उसका नंबर नोट करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हर कोई उस खौफनाक मंजर को देखकर सन्न था। उसने पहले तो लेने से बहुत कुछ ही पलों में वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा था, कोई पुलिस को, लेकिन हम पांचों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे।
हमारी आंखें उस भयानक दृश्य पर जमी हुई थीं। रिया और नैना तो फूट फूट कर रोने लगी थी। विवेक ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। शायद वो उस भयावहता को और नहीं देखना चाहता था। सौरभ का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो बस एक तक उस टूटे हुए ठेले को देख रहा था, और मैं बस उन नन्हे शरीरों को देख रहा था। वो छोटा सा तोलू जो कुछ देर पहले चॉकलेट से सने मुंह से हंस रहा था, वो मोलू जो बड़े सलीके से फालूदा खा रही थी, और वो गोलू जो एक ही सांस में पूरा गिलास पी गया था। सब खत्म हो गया था। उनकी मां जो अपने बच्चों को खाता देख खुशी के आंसू बहा रही थी, अब खून से लथपथ पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर हमने उन्हें वहां ना रोका होता, अगर हमने उन्हें फालूदा ना खिलाया होता, तो शायद वो आज जिंदा होते। क्या हम उनकी मौत के जिम्मेदार थे? यह ख्याल किसी जहर की तरह मेरे पूरे वजूद में फैल रहा था। हमने मौत देखी थी अपनी आंखों के बिल्कुल सामने। इतनी बेरहम, इतनी अचानक और इतनी भयानक मौत। उस रात नैनीताल जाने का हमारा सारा उत्साह, सारी खुशियां उसी हाईवे पर उस बिखरे हुए फालूदे और खून के साथ दफन हो गई थी। हमें नहीं पता था कि यह खौफनाक मंजर तो सिर्फ शुरुआत है। असली दहशत तो अभी हमारा इंतजार कर रही थी। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे होश उड़ाने वाली थी और हमें यह सोचने पर मजबूर करने वाली थी कि जो हमने देखा क्या वह वाकई सच था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोगों की चीख पुकार, गाड़ियों के हॉर्न और एम्बुलेंस के सायरन की दूर से आती हुई आवाज ने उस जगह को एक मातम के दृश्य में बदल दिया था। हम पांचों अभी भी उसी फुटपाथ पर जड़वत खड़े थे। हमारे सामने हमारी जिंदगी का सबसे भयानक सच बिखरा पड़ा था। वो टूटा हुआ ठेला, सड़क पर बहता हुआ दूध और शरबत जो अब खून के साथ मिलकर एक अजीब सा लाल रंग बना रहा था, और वो बेजान शरीर, यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जिससे हम जागना चाहते थे लेकिन जाग नहीं पा रहे थे। रिया और नैना एक दूसरे से लिपट कर सिसक रही थीं। विवेक एक बेंच पर बैठ गया था और उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया था। सौरभ बस शून्य में घूर रहा था। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना कोई भाव, बस एक गहरा सदमा था। और मेरा दिमाग हजारों सवालों से भरा हुआ था। वो औरत, उसके बच्चे, उनकी हसरत भरी आंखें, उनकी मासूम हंसी, और फिर यह भयानक अंत। सब कुछ मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम रहा था। वो अपराध बोध कि शायद हम उनकी मौत की वजह हैं, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह हमारी वजह से हुआ है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर हम उन्हें वहां रोकते नहीं। चुप कर अर्जुन, सौरभ ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज सपाट थी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती उस कमीने ट्रक ड्राइवर की है। लेकिन उसके शब्द मुझे तसल्ली नहीं दे पा रहे थे। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी भीड़ को चीरती हुई एक पुलिस की जीप हमारे पास आकर रुकी। जीप में से एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल उतरे। इंस्पेक्टर की उम्र करीब 40 के आसपास होगी। चेहरे पर सख्ती और आंखों में अनुभव की झलक थी। उसने आते ही वहां मौजूद लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, चलो हटो सब यहां से, क्या तमाशा लगा रखा है? हटो, पीछे हटो। कांस्टेबलों ने भीड़ को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने अपनी अनुभवी नजरों से एक बार पूरे घटना स्थल का जायजा लिया। उसकी नजर टूटे हुए ठेले, बिखरे हुए सामान और फिर उन लाशों पर गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी दुख का भाव आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसकी नजर हम पांचों पर पड़ी। शायद हमारे सहमे हुए चेहरे, हमारे ब्रांडेड कपड़े और हमारे पीठ पर लदे बैग्स ने उसे यह बता दिया था कि हम यहाँ के आम तमाशबीनों में से नहीं हैं। वह हमारी तरफ बढ़ा। तुम लोग कौन हो? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। यहाँ क्या कर रहे हो? हम में से किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हमारा गला पूरी तरह से सूख चुका था। मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से? इंस्पेक्टर ने इस बार थोड़ा जोर से कहा। विवेक, जो हम सब में सबसे ज्यादा समझदार था, हिम्मत करके खड़ा हुआ। सर, हम लोग यहाँ से नैनीताल जाने के लिए बस पकड़ने आए थे। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने कुछ देखा? इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया। जी सर, मैंने आगे बढ़कर कहा। हमने सब कुछ देखा।
हम यहीं थे जब ये सब हुआ। इंस्पेक्टर की आंखों में उत्सुकता जागी। उसने हमें करीब आने का इशारा किया। क्या देखा? शुरू से बताओ सब कुछ। अब हम पांचों बारी बारी से उसे पूरी कहानी बताने लगे। कैसे हम बस का इंतजार कर रहे थे, कैसे हम फालूदा खाने के लिए यहाँ आए, कैसे हमारी मुलाकात उस गरीब औरत और उसके 3 बच्चों से हुई। हमने बताया कि कैसे हमने उन सबको फालूदा खिलाया, उनसे बातें की। हमारी आवाज भर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हम उसे सब कुछ बता देना चाहते थे। हम उस ट्रक ड्राइवर के बारे में, उसकी रफ्तार के बारे में, हर छोटी से छोटी बात उसे बता रहे थे। हम बस यहां से निकले ही थे सर, मैंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे और उस ट्रक ने मेरी आवाज रुक गई। इंस्पेक्टर हमारी पूरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी या सदमे का भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता और खामोशी थी। जब हमने अपनी बात पूरी कर ली तो वह कुछ देर चुप रहा, बस हमें घूरता रहा। उसकी चुप्पी हमें और भी ज्यादा डरा रही थी। तुम लोग पक्का यकीन से कह सकते हो कि तुम लोगों ने उस रिया ने रोते हुए कहा, वो बच्चे वो बहुत प्यारे थे, हमने उन्हें 2-2 बार फालूदा खिलाया था। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और अपनी टोपी उतारकर सिर खुजलाया। फिर उसने जो कहा, उसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। देखो बच्चों, उसने बहुत धीमी और गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। तुमने एक बहुत भयानक हादसा देखा है और तुम लोग सदमे में हो। कभी कभी सदमे में इंसान ऐसी चीजें देख लेता है या कल्पना कर लेता है जो असल में होती नहीं है। कल्पना, सौरभ गुस्से में बोला, यह कल्पना कैसे हो सकती है? हम पांचों ने उन्हें देखा, उनसे बात की। वो कोई कल्पना नहीं थे, वो जीते जागते इंसान थे। इंस्पेक्टर ने सौरभ के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक कांस्टेबल को आवाज दी, रामफल जरा इधर आना। कांस्टेबल भाग कर आया। जी साहब, इन बच्चों को जरा वो कहानी सुनाना, इंस्पेक्टर ने कहा, फालूदा वाले की। कांस्टेबल ने हम पांचों की तरफ एक अजीब सी दया भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में ऐसी सहानुभूति थी जैसे वो पागलों को देख रहा हो। साहब, क्या सच में? कांस्टेबल ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, सुनाओ इन्हें, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। शायद इनकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। कांस्टेबल ने अपना गला साफ किया और एक ठंडी सांस भरकर बोलना शुरू किया। बच्चों, जिस फालूदा वाले, जिस औरत और जिन 3 बच्चों को तुमने अभी देखने और खिलाने की बात कही है, वह एक पल के लिए रुका और फिर उसने वो बम फोड़ा जिसने हमारी हकीकत की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। उनकी मौत तो आज से ठीक 1.5 साल पहले इसी जगह पर, इसी तारीख को, बिल्कुल ऐसे ही एक ट्रक के नीचे कुचल कर हो गई थी। कांस्टेबल के मुंह से निकले शब्द किसी भारी ठंडे हथौड़े की तरह हमारे सिर पर लगे। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझे लगा जैसे समय जम गया है। मेरे चारों तरफ का सारा शोर, वो एम्बुलेंस का कलेजा, चीरता हुआ सायरन, लोगों की घबराई हुई आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न का कोलाहल, सब कुछ एक गहरे अंतहीन सन्नाटे में डूब गया था। मेरे कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस एक वाक्य के जो मेरे दिमाग के हर कोने में किसी कर्कश प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहा था। उनकी मौत तो आज से ठीक 1.5 साल पहले हो गई थी। वाक्य छोटा था, पर उसका वजन इतना ज्यादा था कि मेरे घुटने लगभग जवाब दे चुके थे। मैं वहीं सड़क पर ढह जाना चाहता था। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? नैना सबसे पहले चिल्लाई। उसकी आवाज में गुस्सा और अविश्वास का एक अजीब मिश्रण था जो किसी भी पल हिस्टीरिया में बदल सकता था। उसका गोरा चेहरा गुस्से और खौफ से तमतमाकर लाल हो गया था। आप लोग पागल हो गए हो क्या? होश में तो हो? हम अभी अभी कुछ मिनट पहले उनसे मिलकर आ रहे हैं। हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा था, उनसे बातें की थी, हमने उन्हें छुआ था। वो जिंदा थे, बिल्कुल जिंदा। वो लगभग चीख रही थी और उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह फैल गई थीं। शांत हो जाओ मैडम, इंस्पेक्टर ने अपनी भारी और कठोर आवाज में कहा। उसकी आवाज में अधिकार था, लेकिन कोई गर्मी नहीं थी। अपनी आवाज नीचे रखो, यह कोई ड्रामा नहीं चल रहा। एक क्राइम सीन है। उसकी नजरें हम पांचों पर ऐसे घूम रही थीं जैसे वो किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो।
लेकिन आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं सर? इस बार विवेक ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की। विवेक हम सब में सबसे ज्यादा शांत और तर्कसंगत दिमाग वाला था, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज में भी हताशा और एक अनकही दहशत साफ झलक रही थी। यह नामुमकिन है। यह विज्ञान के, तर्क के, हर चीज के खिलाफ है। कोई इंसान जो 1.5 साल पहले मर चुका हो, वो वापस कैसे आ सकता है और आकर हमसे फौलदा कैसे खा सकता है? यह कोई मजाक है क्या? इंस्पेक्टर ने हमारी तरफ एक लंबी गहरी नजर से देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी तैर रही थी। वैसी हमदर्दी जैसी कोई डॉक्टर किसी लालाज मरीज को देखता है। देखो बच्चों, मुझे अच्छी तरह पता है कि इस बात पर यकीन करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यकीन नहीं करता, लेकिन यही कड़वा सच है। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठाने जा रहा हो। आज से ठीक 1.5 साल पहले शिवकुमार नाम का एक आदमी इसी जगह पर फालूदा का ठेला लगाता था। राजस्थान का रहने वाला था, बहुत मेहनती और भला इंसान था। दिन रात एक करके अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाता था। कहानी सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े होने लगे थे। एक एक शब्द हमारे दिल में धंसता जा रहा था। यह बिल्कुल हूबहू वही कहानी थी जो कुछ देर पहले हमारे साथ घटी थी। वो नाम, वो जगह, वो फालूदा, सब कुछ वही था। इंस्पेक्टर ने अपनी कहानी जारी रखी। उस रात एक गरीब औरत, जिसका नाम आज तक किसी को नहीं पता चल पाया, अपने 3 भूखे बिलखते बच्चों के साथ उसके ठेले पर आई थी। उन बच्चों की हालत देखकर शिव कुमार का दिल पसीज गया। उसने दया करके उन चारों को मुफ्त में चॉकलेट फालूदा खिलाया। जब वो लोग फालूदा खा ही रहे थे, इंस्पेक्टर की आवाज और भारी हो गई। तभी एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर से अपना कंट्रोल खो दिया। ट्रक बिजली की रफ्तार से हवा को चीरता हुआ आया और सीधा ठेले में घुस गया। हादसा इतना भयानक था, इतना भयानक कि 5 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके शरीर के चित्तड़े उड़ गए थे। ट्रक ड्राइवर को बाद में पकड़ लिया गया था। केस चला और उसे सजा भी हुई। यह केस फाइल बंद हुए आज 1 साल से ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं, ये झूठ है, रिया अब सिसकते हुए बोली। उसके आंसू गालों पर लकीरें बना रहे थे। यह सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला तो अपनी आंखों से खुद देख लो। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ सर्च किया और फोन हमारी तरफ कर दिया। स्क्रीन पर एक लोकल न्यूज पोर्टल की पुरानी खबर खुली हुई। हेडलाइन मोटे काले अक्षरों में लिखी थी, बस स्टैंड भोपाल के पास दर्दनाक हादसा, नशे में धुत। ट्रक ने फालूदा वाले समेत एक ही परिवार के 4 लोगों को रौदा और खबर के नीचे नीचे 5 की तस्वीरें भी थीं। धुंधली, पुरानी और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, लेकिन चेहरे इतने साफ थे कि उन्हें पहचानने में 1 सेकंड की भी गलती नहीं हो सकती थी। वही फालूदा वाला चाचा शिव कुमार, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मेहनत भरी मुस्कान रहती थी। वही लाचार थकी हुई औरत, जिसकी आंखों में दुनिया भर की गरीबी और बेबसी थी। और वही 3 मासूम प्यारे बच्चे, गोलू, मोलू और तोलू। तस्वीर देखते ही नैना के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वह बेहोश होकर पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि सौरभ और विवेक ने फुर्ती से उसे संभाल लिया। रिया का रोना अब सिसकियों से बदलकर दहाड़ों में बदल चुका था। मेरे पूरे शरीर ने एक साथ कांपना शुरू कर दिया था। मेरे दांत आपस में ऐसे किटकिटा रहे थे जैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। यह सच था, वो लोग वाकई में मर चुके थे। एक भयानक दर्दनाक मौत। तो फिर वह कौन थे जिनसे हम अभी अभी मिले? वो कौन थे जिन्हें हमने अपने हाथों से पैसे देकर फालूदा खिलाया? जिनकी भूखी आंखों में हमने खाना देखकर एक अजीब सी चमक और फिर धन्यवाद का भाव देखा था? जिनके नन्हे मुलायम हाथों को हमने अलविदा में हिलते हुए देखा था? मेरे दिमाग में वो सारी घटनाएं किसी पुरानी फिल्म की रील की तरह तेजी से फिर से घूमने लगी। फालूदा वाले से बात करते हुए मेरे कंधे पर वो अचानक महसूस हुई। बर्फीली ठंडक वो लगभग हवा में घुल गई। फुसफुसाहट में सुनाई दी शुक्रिया की आवाज। उस औरत की आंखों की वो अजीब सी अथाह गहराई जिसमें झांकने पर डर लगता था।
बच्चों की वो मुस्कान जो मासूम तो थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं लगता था। सब कुछ, हर एक छोटी बड़ी बात अब एक नए और भयानक मतलब के साथ मेरे सामने आ रही थी। पर यह कैसे हो सकता है सर? मैंने किसी तरह अपनी कांपती हुई टूटी हुई आवाज में इंस्पेक्टर से पूछा। अगर वह मर चुके थे तो वह हमें कैसे दिखाई दिए, जिंदा लोगों की तरह? इंस्पेक्टर ने एक और गहरी सांस ली। इस बार उसकी आंखों में हमारे लिए दया थी। इस हाईवे पर यह पहली बार नहीं हुआ है बच्चों। पिछले 1.5 साल में कई लोगों ने यह दावा किया है। कहते हैं कि वह 5 आत्माएं यहीं भटकती हैं। इसी जगह के आसपास वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस कभी कभी कुछ खास लोगों को दिखाई देती हैं। किन लोगों को? सौरभ ने पूछा, जो अभी भी सदमे की हालत में नैना को संभाले हुए था। इस बार बगल में खड़े कांस्टेबल रामफल ने जवाब दिया। कहते हैं कि वह सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो दिल के अच्छे और मासूम होते हैं, या शायद उन लोगों को जिनके मन में दूसरों के लिए सच्ची दया और करुणा होती है। उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई थी। इंस्पेक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। शायद वो मासूम बच्चे उस रात अपना पसंदीदा चॉकलेट फालूदा पूरा नहीं खा पाए थे। शायद वो बेबस मां मरते मरते भी अपने बच्चों का पेट भरता हुआ देखना चाहती थी। उनकी आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनकी वो आखिरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। हमारी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। हम भूतों से मिले थे। हमने भूतों के साथ बैठकर फालूदा खाया था और बातें की थीं। यह ख्याल इतना ज्यादा डरावना, इतना ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय था कि हमारा दिमाग इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जो दुनिया हमें अब तक सीधी, सरल और तार्किक लगती थी, वो एक ही झटके में किसी ताश के महल की तरह ढहकर उलट पुलट गई थी। सर, तो फिर वो हादसा, वो ट्रक का आना, वो खून, वो लाशें, विवेक ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज गले में ही फंस गई थी। वही तो असली रहस्य है बेटा, इंस्पेक्टर ने कहा और एक अजीब इशारा किया। आज यहां कोई हादसा नहीं हुआ है। तुम लोग जरा उस तरफ सड़क देखो। हमने डरते डरते कांपते हुए उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले तबाही और मौत का वो भयानक मंजर था, और हमारे होश उड़ गए। हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां कोई टूटा हुआ चकनाचूर ठेला नहीं था। सड़क पर खून का एक कतरा तक नहीं था। वहां कोई लाशें नहीं थीं, कोई चीथड़े नहीं थे। सड़क बिल्कुल साफ थी। रात की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य रूप से अपनी रफ्तार से चल रहा था। वहां कोई तमाशबीनों की भीड़ नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई पुलिस की गाड़ियां नहीं थीं। वहां सिर्फ हम 5 दोस्त थे, और हमारे सामने खड़ा था एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसका कांस्टेबल, जो हमें इस दुनिया की सबसे अविश्वसनीय और डरावनी कहानी सुना रहे थे। हर साल ठीक आज ही की रात इंस्पेक्टर ने अपनी बात पूरी की। वो हादसा फिर से घटता है उन्हीं आत्माओं के लिए, और शायद उन कुछ बदनसीब लोगों के लिए जो उन्हें देखने के लिए चुन लिए जाते हैं। तुम लोगों ने जो देखा वो हकीकत नहीं थी, बल्कि 1.5 साल पहले घटी एक दर्दनाक भयानक घटना की प्रतिध्वनि थी। एक इको जो हर साल इस दिन यहां सुनाई देता है और दिखाई देता है। अब हमारे पास शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। हम एक ऐसे भयानक मायाजाल में फंस चुके थे जहां सच और वहम, हकीकत और फंसाने के बीच की महीन रेखा पूरी तरह से मिट चुकी थी। हम कांप रहे थे, रो रहे थे, और उस अनदेखी अनसुनी दुनिया की उस कड़वी सच्चाई को हजम करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हमारा अभी अभी बहुत करीब से सामना हुआ था। उस खौफनाक खुलासे के बाद हम 5 की क्या हालत हुई होगी, इसका अंदाजा लगाना भी किसी के लिए मुश्किल है। हम एक खुली चलती फिरती सड़क पर खड़े थे, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी अंधेरी बिना दरवाजे वाली बंद कोठरी में फंस गए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा दिमाग पूरी तरह से शून्य हो चुका था। हेडलाइन मोटे काले अक्षरों में लिखी थी, बस स्टैंड। किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। रिया और नैना को विवेक और सौरभ किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह खुद भी अंदर से बुरी तरह से हिले हुए थे और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने हमारी हालत देखी। शायद उसे हम पर तरस आ गया।
उसने अपने कांस्टेबल से पूछा, रामफल, इन बच्चों की बस कितने बजे की है? सर, रात के 11 बजे की। मैंने किसी तरह अपनी सूखी चिपकी हुई जुबान का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। रात के 11 बजे बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। ठीक है, इंस्पेक्टर ने निर्णायक स्वर में कहा। तुम लोगों की हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम नैनीताल जाने की स्थिति में हो। बेहतर होगा कि तुम लोग वापस अपने अपने घर जाओ। नहीं सर, विवेक ने अचानक हिम्मत दिखाते हुए कहा। उसकी आवाज में अभी भी कंपन था, लेकिन एक दृढ़ता भी थी। हमने इतने महीनों से इस ट्रिप का प्लान बनाया है। हम जाना चाहते हैं। शायद जगह बदलने से, यहां से दूर जाने से हमारा दिमाग थोड़ा ठीक हो। इंस्पेक्टर ने कुछ देर हमारी आंखों में झांका, शायद हमारी हिम्मत को तौल रहा था। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस हालत में अकेले मत जाओ। रामफल, तुम जीप से इन बच्चों को इनके प्लेटफॉर्म तक छोड़कर आओ और यह सुनिश्चित करो कि यह अपनी बस में सुरक्षित बैठ जाए। जी साहब, कांस्टेबल ने सिर झुकाकर कहा। हम उस इंस्पेक्टर का धन्यवाद भी ठीक से नहीं कर पाए। हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। हम बस किसी रोबोट की तरह चुपचाप पुलिस की जीप में जाकर बैठ गए। जीप हमें बस अड्डे के भीड़-भाड़ वाले इलाके के अंदर तक ले आई। कांस्टेबल रामफल एक अच्छे इंसान की तरह हमें हमारे प्लेटफॉर्म तक लाया, जहां हमारी वोल्वो बस लग चुकी थी और बाकी यात्री उसमें बैठ रहे थे। अपना ध्यान रखना बच्चों, रामफल ने बड़ी हमदर्दी से कहा, और जो कुछ भी हुआ उसे एक बहुत बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करना। हम बस में अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। हम पांचों ने एक साथ वाली सीटें बुक की थीं। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल सामान्य और जीवंत था। लोग अपनी बातों में मग्न थे। कोई फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था। कोई अपने परिवार वालों को खिड़की से हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। बच्चे अपनी सीटों पर उछल कूद कर रहे थे, लेकिन हमारी दुनिया तो जैसे लुट चुकी थी। हम पांचों पत्थर की मूर्तियों की तरह खामोश बैठे थे। एक दूसरे से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम उस भीड़ का हिस्सा होकर भी उससे मीलों दूर थे, अपनी ही खौफनाक दुनिया में कैद। को ठीक 11 बजे बस ने एक लंबा हॉर्न दिया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी। बस अड्डे से निकलकर बस वापस उसी हाईवे पर आ गई। मेरा दिल किसी हथौड़े की तरह जोर जोर से मेरी पसलियों पर चोट करने लगा। मैं जानता था कि अब हम फिर से उसी जगह से गुजरने वाले हैं। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों ने मेरा साथ नहीं दिया। जैसे ही बस उस मनहूस जगह के करीब पहुंची, हम पांचों की नजरें किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव में अनजाने में ही एक साथ खिड़की के बाहर उस स्थान पर टिक गई, और वहां वो बीकानेरी फालूदा का ठेला खड़ा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसा हमने पहली बार देखा था। अपनी पीली बत्तियों से जगमगाता हुआ मेरा हलक कांटों की तरह सूख गया। मैंने डरते डरते अपने दोस्तों की तरफ देखा। वे भी उसी अविश्वसनीय दृश्य को अपनी फटी हुई बेजान आंखों से देख रहे थे। ठेले के पास वो पांचों खड़े थे। फालूदा वाला शिव कुमार, वो औरत और उसके 3 बच्चे गोलू, मोलू और तोलू वो घायल नहीं थे। उनके कपड़ों पर खून का एक भी निशान नहीं था। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे हम उनसे पहली बार मिले थे, स्वस्थ और शांत। वे सब हमारी ही तरफ देख रहे थे, जैसे वो जानते थे कि हमारी बस इसी वक्त यहां से गुजरेगी। यह देखकर हमारा डर और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे उस गहरे डर को एक अजीब से दर्द भरे मीठे एहसास में बदल दिया। जैसे ही हमारी बस उनके ठीक सामने से गुजरी, उन पांचों के चेहरों पर एक शांत, सौम्य और पवित्र मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और हमें हिलाकर अलविदा कहने लगे। खासकर वो तीनों बच्चे, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमें ऐसे बाएं बाएं कर रहे थे जैसे हम उनके कोई बहुत पुराने और प्यारे दोस्त हों जो अब उनसे विदा ले रहे हैं। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई डरावनापन नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, शांति, एक गहरी परम शांति, जैसे आज उन्हें वो मिल गया था जिसकी उन्हें बरसों से या शायद 1.5 साल से तलाश थी। जैसे उनकी वो छोटी सी अधूरी इच्छा आज हमारे हाथों पूरी हो गई थी और अब उन्हें इस दुनिया के बंधनों से मुक्ति मिल गई थी।
हम बस उन्हें देखते रह गए। हमारी पलकें भी नहीं झपकी। हमारी बस तेजी से आगे निकल गई और वह दृश्य धीरे धीरे हमारी आंखों से ओझल हो गया, रात के अंधेरे में विलीन हो गया। लेकिन वो अलविदा कहते हुए मुस्कुराते चेहरे हमारी आंखों में, हमारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू डर के नहीं थे। यह उन अनजानी दिवंगत आत्माओं के प्रति सहानुभूति और एक अजीब से अनकहे जुड़ाव के आंसू थे। हमें उस पल यह एहसास हो गया था कि वह हमें डराना नहीं चाहते थे। वह तो बस अपनी अधूरी कहानी बताने आए थे, अपनी एक मासूम सी अधूरी ख्वाहिश पूरी करवाने आए थे। उन्होंने हमें इसलिए चुना था क्योंकि जैसा कि उस कांस्टेबल ने कहा था, शायद हमारे दिलों में अभी भी थोड़ी सी दया और इंसानियत बाकी थी। उस रात के बाद हम पांचों दोस्तों की जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। वो खूबसूरत पहाड़, वो हरी भरी वादियां, वो ठंडी हवा की खूबसूरती कुछ भी हमारे मन को शांत नहीं कर पा रहा था। हमारी हंसी, हमारा उत्साह कहीं बहुत पीछे भोपाल के उस हाईवे पर ही छूट गया था। हम पांचों ये समझ गए थे कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। कुछ कहानियां हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं, और कभी कभी अनजाने में ही सही हम जैसे आम लोग उन अधूरी कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। नैनीताल से लौटने के बाद भी वो रात किसी साए की तरह हमारा पीछा करती रही। कई हफ्तों तक हम पांचों में से कोई भी ठीक से एक रात भी सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करते, वही खौफनाक मंजर, वही खून से लथपथ लाशें, और फिर वही मुस्कुराकर अलविदा कहते हुए शांत चेहरे किसी चलचित्र की तरह आंखों के सामने आ जाते। हमने इस बारे में कभी किसी से अपने घर में भी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। लोग हमें पागल समझते या सोचते कि हमने कोई नशा कर लिया था। यह एक ऐसा गहरा राज था जो हम पांचों के बीच ही हमेशा के लिए दफन रहने वाला था। धीरे धीरे वक्त का मरहम घावों पर लगता गया। कॉलेज खत्म हुआ, हम सब अपनी अपनी नौकरियों में लग गए और जिंदगी की रोजमर्रा की भाग दौड़ में व्यस्त हो गए। लेकिन उस घटना का जख्म हमारे दिलों में हमेशा ताजा रहा, एक ऐसा निशान जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। हम पांचों दोस्त आज भी जब कभी मिलते हैं तो बाकी सारी बातों के बाद कभी कभार उस रात को याद जरूर करते हैं। हमारी आंखों में वही पुराना डर और एक अनकही समझदारी की परत चढ़ जाती है जो सिर्फ हम पांचों ही समझ सकते हैं। उस एक रात की घटना ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित और नाजुक है। एक पल में हंसते खेलते सपने देखते इंसान अगले ही पल मौत के अंधेरे मुंह में समा सकते हैं। इसने मुझे यह भी सिखाया कि हमें कभी भी किसी जरूरतमंद, किसी गरीब को देखकर अपना मुंह नहीं फेरना चाहिए। क्या पता हमारी एक छोटी सी मामूली सी मदद किसी की कितनी बड़ी अधूरी इच्छा पूरी कर दे, चाहे वो इंसान जिंदा हो या ना हो। आज भी जब मैं कभी बस स्टैंड भोपाल बस अड्डे के पास से गुजरता हूँ तो मेरी नजरें अनजाने में ही हाईवे के उस पार उस जगह को ढूंढने लगती हैं। वहां अब कोई फालूदा का ठेला नहीं लगता। वो जगह अब ज्यादातर खाली ही रहती है, जैसे उन 5 पवित्र आत्माओं के लिए आरक्षित हो। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी वहां से बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की या किसी औरत के धीरे धीरे रोने की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उस रात के बाद से वो 5 आत्माएं फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी। शायद उन्हें सच में मुक्ति मिल गई थी। शायद उनकी चॉकलेट फलूदा खाने की वह मासूम सी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई थी। यह कहानी दोस्ती, दया और एक भयानक हादसे की कहानी है। यह